जो मर्जी करना है करो, पर ये वाली मनहूसियत किसी तरह हटाओ। उड़ीसा में हो रहा हॉकी वर्ल्ड कप। इंडियन मेंस टीम एक उम्मीद सी बांधती हुई पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस से अपनी होम सपोर्ट टॉप नॉच, पूरी कंट्री से लोग ट्रैवल तक किए उड़ीसा तक कि इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे। एक पैशन, एक जुनून देखा हमने इंडियन सपोर्ट का, जो हमने हॉकी के लिए काफी टाइम से नहीं देखा। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन मेंस हॉकी टीम क्रॉसओवर में न्यूजीलैंड से हार के बाहर हो गई। ऐसे में कुछ सवाल आते हैं सामने कि हम क्या बेटर कर सकते थे और हमें क्या चीजें इमीडिएटली इंप्रूव करनी होंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की मेंस हॉकी वर्ल्ड कप से एग्जिट की, जिस तरह से हम हारे हैं, उस डिसअपॉइंटमेंट की, आगे आने वाले चैलेंजेस की, हमें किस तरह की चीजें अभी इमीडिएटली इंप्रूव करनी है उनकी, और न्यूजीलैंड की नॉकआउट मैचेस में कोई भी स्पोर्ट हो उसमें मनुष्यत की। लेट्स गो। पहली चीज, इंडियन मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर पी श्रीजेश, उनका ये मैच हारना डिजर्व नहीं करता था। उस आदमी ने लिटरली सब कुछ अपना लाइन पे लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने लिटरली इंजरी तक करा ली अपने आप को पेनल्टी शूटआउट रोकने के चक्कर में। तो इस लेवल का एफर्ट उन्होंने ही टेक्निकली हमें गेम में रखा भी इतने लंबे तक। तो इस लेवल का एफर्ट हारना डिजर्व नहीं करता था। और बाकी सबके ऑब्वियसली एक पूरी टीम के लिए बुरा लगता है कि यार हार गए, बट उस आदमी के लिए स्पेशली बुरा लग रहा है एट दिस पॉइंट। शुरू करते हैं ऑब्वियस से। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने 4 मैचेस खेले और पूरे में ही हमारा अटैक उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा जितना लगना चाहिए था। ठीक है, हम ग्रुप में हम 2 मैचेस जीते, स्पेन से 2-0 और वेल्स से 4-2, पर दोनों ही गेम्स में हमने बाल्टी भर के चांसेस मिस किए लिटरली। उसके बाद जो इंग्लैंड वाला गेम था 0-0 जो ड्रॉ खत्म हुआ, उसमें भी बहुत सारे चांसेस मिस किए, और अगर हम कुछ भी उसमें कन्वर्ट कर लेते तो हम ग्रुप टॉप कर जाते और हम डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल्स तक जाते, विच वुड हैव बीन अ ग्रेट अचीवमेंट। पर ऐसा नहीं हुआ, और वहीं पे एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन निकल के आता है कि हम पेनल्टी कॉर्नर्स, जो एक टाइम तक हमारी स्ट्रेंथ होती थी, जब इंडियन टीम उतना अच्छा नहीं भी कर रही थी ओवरऑल, पेनल्टी कॉर्नर्स में हम बहुत स्ट्रांग होते थे। बट पिछले कुछ टाइम से, और खासकर इस वर्ल्ड कप में, काफी एक बड़ा कंसर्न निकल कर आया है कि हमारा पेनल्टी कॉर्नर्स पे कन्वर्जन बहुत ज्यादा पुअर होता जा रहा है। इस पूरे टूर्नामेंट में हमें कुछ 25-30 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले और उसमें से सिर्फ 4 कन्वर्ट कर पाए हम, वो भी उसमें से एक में गोलकीपर नहीं था ऑपोजिशन का। ऐसे में एक बड़ी कंसर्निंग फैक्टर निकल कर आती है। हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे जो एक्सपर्ट हैं पेनल्टी कॉर्नर्स में, कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, उनका फॉर्म गलत टाइम पे खराब हो गया पेनल्टी कॉर्नर्स को लेके खासकर, और एक ऑप्शन का ना होना, वेरिएशंस का ना होना हमें लिटरली बहुत ज्यादा चुभा है। हमने प्लेयर्स नहीं लेके गए। युवराज सिंह एक और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, हम उन्हें लेके नहीं गए। वरुण ने गोल मारा अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, बट एक जो इफेक्टिवनेस दिखनी चाहिए थी और जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी वो दिखी नहीं। और ऐसे में एक और क्वेश्चन आता है। दिसंबर में हमने एक पेनल्टी कॉर्नर्स के लिए, ड्रैग फ्लिक्स के लिए एक कैंप लगाया था, स्पेशली नेदरलैंड्स के एक्सपर्ट हमने बुलाए थे, ब्राम लोमेंस। उन्होंने एक प्रॉपर सबको ट्रेनिंग दी, और इधर ही एक क्वेश्चन आता है कि जी इतना आपने कैंप भी लगाया, इतनी आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी अगर ये हाल है तो उस कैंप में करा क्या एक्चुअली। उसके अलावा अगर हम अटैक को ओवरऑल भी देखो तो काफी एक डिसजॉइंटेड एफर्ट लगा। सिमरनजीत सिंह, युवराज सिंह और इस टाइप के और भी कई खिलाड़ी जो कि होने चाहिए थे टीम में, एटलीस्ट टीम के आसपास पेरिफेरी में, वो कहीं दिखे नहीं। और सिमरनजीत सिंह ने तो ओलंपिक्स में काफी इंपॉर्टेंट टाइम्स पे इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए थे टीम के लिए, और अब अनफॉर्चुनेटली वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, जो कि चुभता है और चुभा इस वर्ल्ड कप में। इवन गुरजांत, दिलप्रीत, सुमित, इस टाइप के प्लेयर्स जो कि काफी टाइम से टीम के साथ खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले और अच्छा भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन सभी को जगह नहीं मिली वर्ल्ड कप स्क्वाड में। और स्पेशली आफ्टर हार्दिक सिंह की जो इंजरी हुई इंग्लैंड वाले मैच में, उसके बाद इन सब में से कोई ना कोई तो हेल्प कर ही सकता था टीम की, पर ऑप्शन नहीं था। एंड दैट इज वेयर थिंग्स नीड टू इम्प्रूव इमीडिएटली। एक क्लैरिटी जो होती है सिलेक्शन में, एक प्रॉपर टैक्टिक के साथ कि हाँ ये नहीं तो ये, एक वेरिएशन होता है आपके अटैकिंग सेटअप में कि अगर आप हर बार सेम ही तरह से खेल रहे हो तो बाकी सारे पागल तो नहीं है, सबको पता है कि किस तरह से इनको रोकना है और किस तरह से इनको वापस हिट करना है। तो ये चीजें सिलेक्शन में ही, सिलेक्शन लेवल पर ही इंप्रूव करने की इमीडिएट जरूरत है। इधर ही एक और क्वेश्चन आता है कि हमने जो पेनल्टी शूटआउट था जिसमें हम हारे हैं न्यूजीलैंड से 5-4, उसमें हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके मनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह, मनदीप सिंह और ललित उपाध्याय, ये लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं थे। ये हमारे सबसे ज्यादा मैचेस खेले हुए प्लेयर्स हैं। ये सारे प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने प्रेशर सिचुएशंस, इस टाइप के सिचुएशंस बड़े टूर्नामेंट्स में ऑलरेडी खेले हैं, तो उन्हें
पेनल्टी शूटआउट में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। या तो उन्हीं का वो था कि नहीं हम नहीं, या मैनेजमेंट की तरफ से, मोर ऑफन देन नॉट मैनेजमेंट का और पूरी टीम का डिसीजन पहले ही मैच से, मतलब हर मैच से पहले हो चुका होता है कि अगर तो ये गेम पेनल्टीज तक गया तो कौन से प्लेयर्स होंगे हमारे प्रेफर्ड 5। पर ये क्वेश्चन ऑब्वियसली सभी के लिए है, पर सबसे बड़ा ये डायरेक्शन होता है कोच ग्राहम रीड के लिए। उनको फॉर श्योर जवाब देना होगा इस चीज का कि आपने अपने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स को क्यों नहीं चूज किया फॉर वट एवर रीजन। प्लेयर ने भी नहीं, अगर प्लेयर ने बोला कि नहीं तो वो भी आपको बताना तो पड़ेगा ना देश के फैंस को एटलीस्ट। एंड ठीक है, ग्राहम रीड ने बड़े कन्वीनियंटली मैच के बाद बोल दिया कि आई हैव नो आंसर्स, कि हम ऐसे हारे क्यों और व्हाटएवर। भाई साहब आप कोच हो, आपके पास नहीं है आंसर्स तो किसके पास है, किससे पूछे हम लोग। फिर आते हैं डिफेंस की तरफ। हमने ये टूर्नामेंट जब शुरू किया तो डिफेंस ने पहले 2 मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म किया, पर पिछले 2 मैच में वेल्स वाले में धीरे धीरे करके एक ऊपर आना शुरू हो रहा था ये कंसर्न, और न्यूजीलैंड वाले गेम में तो पूरा खुल के फट के भारी आ गया। हम न्यूजीलैंड वाले गेम में 2 बार 2-2 गोल्स की लीड पे थे। एक बार 2-0 से लीड कर रहे थे हम, एक बार 3-1 से लीड कर रहे थे, पर दोनों ही टाइम हम लिटरली डिसइंटीग्रेट हो गए, हम लोग लिटरली बिखर गए प्रेशर के अंदर। क्वार्टर 4 में बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पासिंग नहीं, कोई अग्रेशन नहीं डिफेंस का। हमारा डिफेंस पूरा अपने ही सर्कल में खड़ा होकर बस वेट कर रहा था कि न्यूजीलैंड वाले आके अटैक करें हमें, और हम यहां तक वो लोग पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि रोकेंगे या नहीं। विच इज अगेन बेसिक है कि ऐसा होना चाहिए नहीं। आप एक क्लियर दिखता है कि टीम बहुत ज्यादा प्रेशर ले चुकी है अपने ही अंदर और एक आइडेंटिटी के साथ नहीं खेल रही। आप अपने डी से बाहर तो निकलो, कोशिश तो करो कि बिल्डअप रोके उनका। हमने लिटरली 6 मिनट के अंदर अंदर 2 गोल खा लिए थे जब हम 3-1 अप थे, और 3-3 पे भी मैच लिटरली तभी खत्म हुआ क्योंकि पी श्रीजेश ने अगेन नॉर्मल टाइम में बहुत तगड़े सेव किए, नहीं तो हम नॉर्मल टाइम में हार चुके होते और शूट आउट तक की नौबत ही ना आती। हमने न्यूजीलैंड को चांस आफ्टर चांस, मतलब लिटरली एक के बाद एक चांस बनाने दिया बिना रोके उन्हें, और जब हमें गलती से बॉल मिली भी तो भी हमने विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, एक पूरा मिनट भी शायद कई प्लेज में नहीं हुआ जो हमने अपने पास बॉल रखी हो या व्हाटएवर, हमने कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। इमीडिएटली जैसे ही न्यूजीलैंड का प्रेशर आ जा रहा था, हम प्रेशर के अंडर ही एकदम बकल होके बॉल वापस उनको कर दे रहे थे कि नहीं कोई नहीं, आप रख लो, हम देखते हैं, हम बॉल रोकने की कोशिश करेंगे। दैट्स नॉट हाउ यू प्ले एनी स्पोर्ट। आप इतना ज्यादा प्रेशर, अगर इतना ज्यादा बिखर रहे हो प्रेशर में, और ये एक नई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहली बार नहीं देखा है हमने, ये काफी टाइम से एक पैटर्न सा बनता जा रहा है धीरे धीरे। एक प्रेशर को हैंडल ना कर पाना वो हम पहले भी देख चुके हैं। हमने एशियन गेम्स में देखा 2018 में, हम मलेशिया से भी हारे थे उसमें, और भी कई टीम से हार गए थे उसमें। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा लास्ट ईयर, जब फाइनल में हम लोग लिटरली बिखर गए फाइनल के प्रेशर के अंदर, हम 7-0 हार गए। हारना अलाउड है यस, बट इतना ज्यादा नहीं। हमने ओलंपिक्स तक में देखा, जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसमें भी कुछ टाइम के लिए हमने ये देखा टीम की तरफ से कि जर्मनी के अगेंस्ट एक प्रेशर ज्यादा ले लिया था और धीरे धीरे करके बिखरना शुरू हुए। लकीली उस टाइम पे संभल गया सब कुछ, पर ये एक जो पैटर्न है उसे ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत जल्दी जरूरी है, नहीं तो हम आगे आने वाले टूर्नामेंट में, आगे अगला 1-1.5 साल बहुत ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट है हॉकी टीम के लिए। एशियन गेम्स है, प्रो लीग है, ओलंपिक्स है अगले साल, अगर हम प्रेशर नहीं झेल पाएंगे तो हम लिटरली कुछ नहीं कर पाएंगे। कोच ग्राहम रीड ने एक अच्छी बात बोली थी मैच के बाद कि जी मेंटल कंडीशनिंग कोच का आना टीम के अंदर, टीम सेटअप के अंदर एक नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमें वो एक इंपॉर्टेंट कदम लग रहा है कि जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में खास। यस फॉर श्योर मेंटल कंडीशनिंग कोच कैन हेल्प, स्पेशली ये जो प्रेशर सिचुएशंस है, जो ये मेंटल प्रेशर वाला बात हम कर रहे हैं अभी, उसमें फॉर श्योर हेल्प कर सकते हैं। पर जो हमारा स्किल और स्ट्रैटेजी लेवल पे प्रॉब्लम्स है उसमें मेंटल कंडीशनिंग कोच भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसमें ग्राहम रीड को, उनकी पूरी टीम को एंड हॉकी इंडिया के पूरे सेटअप को, सिलेक्शन कमिटीज को, सबको मिलके एक प्रॉपर रोड मैप के साथ चलना होगा, नहीं तो हम बार बार सेम प्रॉब्लम में आते जाएंगे। पेनल्टी कॉर्नर्स का पिछले काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड कप में इशू शुरू हुआ है। आपका जो टैक्टिकल वेरिएशन ना होना और एक स्ट्रैटेजी, एक अलग स्ट्रैटेजी ना होना, प्लान बी प्लान सी वो सब ना होना, वो एक स्ट्रैटेजी लेवल पे, स्किल लेवल पर ही सॉल्व हो सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। और उसके लिए आप मेंटल कंडीशनिंग कोच अच्छे से अच्छा ले आओ, वो कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। तो ऐसे में आपको
ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना है, आपको प्लेयर्स को फिर से एक एनालाइज करना है कि कौन से प्लेयर्स किस सिचुएशन में कितना ज्यादा हमें हेल्प कर सकते हैं। जो कि आपने बाहर भी रखे हुए हैं प्लेयर्स, उनको भी आप एक फेयर मौका देंगे जरूर कि यार ये हमें इधर हेल्प कर सकता है, और अगर इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं बार बार तो हमें ऐसा प्लेयर चाहिए सेटअप में या सेटअप के आसपास। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी से ही पूछने शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला अगला 1-1.5 साल में अगर हमने इमीडिएटली शुरू नहीं किया तो अगला 1.5-2 साल खराब होने वाला है बहुत तगड़े तरीके से। एंड वहीं पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अभी एट दिस मोमेंट हॉकी के लिए एक धीरे धीरे करके मोमेंटम बन गया है, आपका एक फैन इंटरेस्ट जनरेट हो गया है। आप ये देख सकते हो विजिबली कि कितने लोग भुवनेश्वर और राउरकेला पहुंचे, एक प्रॉपर सेल आउट क्राउड्स भी थे दोनों स्टेडियम से इंडियन मैचेस के लिए। तो ऐसे में अगर इंडियन टीम फिर से एक उसी ट्रैजेक्टरी पे चल पड़ती है, डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे चल पड़ती है, तो वो जो मोमेंटम है एक बहुत बड़ा रिस्क है उसको लूज कर देने। यहाँ पे फिर से वही बात, हमने अभी थोड़े दिन पहले एक और वीडियो किया था जिसमें हमने हॉकी इंडिया लीग की बात की थी। हॉकी इंडिया लीग का वापस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकी इंडिया में डोमेस्टिक सेटअप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लियरली दिखना शुरू हुआ है जो नया बैच ऑफ प्लेयर्स है, नया क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है जो अब टीम में आना शुरू हुआ है, उन लोगों को उतनी ज्यादा आदत नहीं है प्रेशर झेलने की, उनका उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल टैक्टिक्स और इंटरनेशनल सेटअप्स के अगेंस्ट खेलने का। तो वहां पे बार बार सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड अगेन इसी चीज को हॉकी इंडिया को एज अ मैनेजमेंट, एज अ सेटअप, एज अ फेडरेशन फिर से एड्रेस करने की जरूरत है, बहुत तेज, बहुत जल्दी और बहुत डिसाइसिवली। आप ये नहीं कर सकते कि अभी चलो सोचते हैं, अभी कमेटी भी बनाते हैं, अभी फिर 4 महीने में रिपोर्ट आएगी और ये और वो, फिर तो हम गाड़ी छूट जाएगी हमारी और फिर हम वहीं वापस आ जाएंगे जहां पे हम आज से 5-6 साल पहले थे हॉकी को लेके। खासकर जो हमारे इंडियन नॉर्मल बच्चों को पता भी नहीं था कि कौन से प्लेयर्स हैं, कहाँ पे मैचेस हैं, हमारी इंडियन टीम कर क्या रही है, क्या नहीं कर रही, हम उस चीज को फिर से रिस्क कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। जाते जाते एक और चीज जो पूरी इंडियन स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी को करनी है अभी, एक जो न्यूजीलैंड नाम का भूत हमारे इंडियन स्पोर्ट्स की कुंडली में बैठा हुआ, उसकी या तो पूजा कराओ या जो मर्जी कराओ, ये निकालो, क्योंकि क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत परेशान किया है हमें, हॉकी में भी परेशान कर दिया है इस बार। एंड अगेन क्रिकेट में तो फिर कम से कम आसपास है वो टीम, हॉकी में हम 6th रैंक है, वो 12th रैंक है, हम फिर भी उनसे ऐसे हार गए हैं। दैट इज नॉट ओके। तो जो मर्जी करना है करो, पर ये वाली मनहूसियत किसी तरह हटाओ। मैं एंड आई एम श्योर आप लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए हो ये सुनते ही कि अरे न्यूजीलैंड के साथ है, नॉकआउट गेम है, बड़ा टूर्नामेंट है। अरे यार, हम लोग जाते ही उसके अंदर, उस मैच के अंदर हम जाते ही इस एक डाउन मूड के साथ हैं कि यार होना तो कुछ है नहीं, एंड ये यहाँ पे भी, यहाँ तक आ गई है प्रॉब्लम, हॉकी तक भी पहुंच गई है प्रॉब्लम, तो लेट्स होप कुछ उसका भी हो जाए जुगाड़। एनीवे, बैक टू द इंडियन टीम। अभी ठीक है, हम लोग वर्ल्ड कप जीतने के सफर से बाहर हुए हैं, वर्ल्ड कप का सफर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। क्लासिफिकेशन है अभी, जिसमें डिसाइड होगा कि 9th से 16th कौन सी टीम फिनिश करेंगी। लेट्स ऑल होप कि 9th तो फिनिश करें, उसमें मतलब सबसे खराब वालों में से सबसे कम खराब तो रहे हम। आई रियली होप 9th फिनिश कर जाएं, और कुछ नहीं तो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। आप किस चीज से अग्री करते हो कि हाँ ये चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, या हमसे कुछ अगर मिस हो गया है कि ये और है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, ये और चीजें हैं जिसके बारे में इंप्रूवमेंट पे बात होनी चाहिए, वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक जरूर दबा देना, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो इफ पॉसिबल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस बढ़ती स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।